हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 24 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 दिसंबर 2023 के बनने वाले सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार से शुरू हो जाइए फिर से। और अब तो वैकेंसीज भी अनाउंस हो रही हैं यूपी में, खास करके देखा जाएगा तो यूपी पुलिस की भर्ती बहुत बड़ी आई है वैकेंसी। 60,000 से ज़्यादा पद आए हुए हैं। इसके बारे में भी आज वीडियो में बताऊँगा अभी डिटेल में आपको कि क्या क्या चीज़ें चलनी हैं, क्या कुछ मिलने वाला है। फिलहाल हम लोग आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को के सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय सिंह। और इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार भारत में काम करने के लिए पसंदीदा राज्य बनकर के उभरा है केरला। भारत ने गणतंत्र दिवस 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया है। टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पाल ने जीता हुआ है। और अभी मध्य रेलवे ने महिलाओं के लिए पैनिक बटन सुरक्षा सुविधा शुरू किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण ये तमिलनाडु में खेला जाएगा, 19 जनवरी से शुरू होगा। और अभी क्रॉम्पटन कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों सविता पूनिया ने। और हार्दिक सिंह ने प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता हुआ है। इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है दोस्तों डी गुकेज ने, जो कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। ये है टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। इसकी क्विज और PDF MZT ऐप में आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी। नहीं सॉल्व की है तो उसको सॉल्व कर लेना। चलिए अब शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको याद रखना। राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और चूंकि वो खुद गांव से जुड़े थे, किसान थे पहले, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका सफ़र रहा और प्रधानमंत्री तक का सफ़र रहा। किसानों से संबंधित उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी लाई, किसान हितकारी योजनाएं लाई। इस वजह से किसान दिवस डेडिकेट किया गया उनकी जयंती के अवसर को। ठीक है, इस बार की थीम है डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रिसाइलियंस। ये है इस बार के राष्ट्रीय किसान दिवस की थीम। तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। ये 28 जुलाई 1979 में पद पर आए थे और 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इनका जन्म 1902 में हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में। ठीक है जी। अब महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर आपके सामने है, इसको देख लीजिए। ये वो महत्वपूर्ण दिवस है जो महापुरुषों से संबंधित है, किसी की जयंती पर, किसी की पुण्यतिथि पर, किसी के उपलक्ष्य में। तो जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस इन्हीं की जयंती पर। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मोक्षगुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। वहीं महात्मा गांधी जयंती पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। और मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। बाल दिवस प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। और अभी कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होगी और उनकी जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी 23 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के चुनाव के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी? ये अभी एक इमोशनल मूवमेंट हुआ। देखो, कुश्ती महासंघ का इसको लेकर के विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने आपको बताया था बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, अभी उनके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख अभी नियुक्त किए गए हैं। विकल्प की भी क्वेश्चन में हम लोगों ने लिया था, संजय सिंह बनाए गए हैं। नए प्रमुख का जब चुनाव किया गया तो उसके बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी साक्षी मलिक ने। साक्षी मलिक ये भारतीय पहलवान हैं और इन्होंने मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखी। साथ ही साथ ये भी बताया, क्लियर किया कि संजय सिंह जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह के ही करीबी हैं। इससे पहले
WFI के यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह थे, जिन पर 6 महिलाओं ने आरोप लगाए थे। वो आरोप छेड़खानी के थे, उनमें से एक नाबालिग भी थी। यहाँ पर साक्षी मलिक और दूसरे बहुत सारे पहलवानों ने काफ़ी दिनों तक धरना भी दिया था, बजरंग पूनिया समेत। ये सब नॉर्मल पहलवान नहीं है, ये सभी वो पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक्स तक में मेडल जीता हुआ है। साक्षी मलिक खुद कांस्य पदक जीत चुकी हैं 2016 के रियो ओलंपिक में। तो यहाँ पर इन्होंने आकर के अपना व्याख्यान दिया, इंटरव्यू दिया और मीडिया के सामने, और उसके बाद इसी में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी कि भाई हम चाह रहे थे कि भारतीय कुश्ती महासंघ जो है ये सुधरेगा। नए अध्यक्ष की नियुक्ति बाद, मतलब पुराने जो अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप लगा था, वो इस्तीफा दे दिए थे। फिर नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना था। चुनाव हुआ, 40 वोट के साथ संजय सिंह फिर से बन गए। तो ये उन्हीं के आदमी हैं, तो मतलब सुधार की उम्मीद नहीं है, ये कहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो बाकी बातें मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। आगे अब बढ़ते हैं, साक्षी मलिक के बारे में जानते हैं। साक्षी मलिक दोस्तों, जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही हैं, ये 1992 में पैदा हुई थी। हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव से आती हैं। 58 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कुश्ती में मतलब इवेंट में हिस्सा लेती हैं और इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा पिछले 3 कॉमनवेल्थ गेम में लगातार तीनों में इन्होंने पदक हासिल किया है, मतलब पोडियम में जगह बनाई है। कॉमनवेल्थ 2022 में अगर बात करें तो इसमें तो इन्होंने गोल्ड जीता, जो कि अब तक का इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। 2018 वाले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। 2018 वाला कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और 2014 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। फिलहाल साक्षी मलिक जो हैं ये संन्यास ले ली हैं, तो इनका भारत के लिए कुश्ती का जो कैरियर है वो अब समाप्त हुआ है। पिछले दिनों में कुछ जो इस्तीफे रहे हैं, संन्यास रहे हैं, उनको देखते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह सरुता, ये केंद्रीय मंत्रियों के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। कानून मंत्री यहाँ नहीं रहेगा, केंद्रीय मंत्री के पद से थे। आपने देखा 5 राज्यों में चुनाव था, तो बीजेपी पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया था मैदान में, तो कई केंद्रीय मंत्री गए। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे, जो कि भारतीय कृषि मंत्री थे। ठीक है। वहीं उदय कोटक की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से ये भी इस्तीफा दे दिए हैं। अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे, इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया। दीपक पारेख ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिए हैं। किरण रिजिजू जी ये कानून मंत्री थे, वहाँ से पद छोड़े। आगे, हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया? ये मैं आपको कई दिन से रिवाइज कराते आ रहा हूँ। जब से ये अनाउंसमेंट किया गया था तब से मैं लगातार आपका रिवीजन करवाया हुआ हूँ शस्त्र रामानुजन पुरस्कार का। कुछ इस प्रकार से मैं आपको पेज दिया करता था और हर पेज में बताया करता था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। तो आप कहोगे कि सर ये बताते थे तो फिर से क्यों बता रहे हो? तो एक्चुअली में तब ये अनाउंस हुआ था सितंबर में, तब से ये मैंने क्वेश्चन आपका लगातार रिवीजन करवाया है। आप में से सबको याद हो गया होगा, लेकिन अभी ये दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा था गणित दिवस। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया 22 दिसंबर को रामानुजन जी की जयंती के अवसर पर, और उन्हीं श्रीनिवास रामानुजन जी के याद में ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। तो किसे दिया गया? रुई किसियांग झांग को। ठीक है, रुई किसियांग झांग एक प्रोफेसर हैं, मैथमेटिशियन हैं और 32 साल से कम उम्र के हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो दिया जाता है वो 32 साल से कम उम्र के जो गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये अभी वर्तमान में अमेरिका के बार्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। $10,000 का इनको पुरस्कार राशि दिया गया और ये पुरस्कार के विजेता रहे। 22 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया गया है। पिछले दिनों में कुछ और पुरस्कार जो दिए गए हैं, जैसे शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है। किसके लिए मिला है? तो आप बताओगे, सूर्यवंशम के लिए। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान मिला है। किसके लिए मिला है? यादें यादें और यादें के लिए। CS लक्ष्मी अम्बाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है और स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। पाल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार, सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार और जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पुरस्कार सम्मान रहे। साथियों, यूपीपी की वैकेंसी अब शो हो चुकी है और फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम की डेट समझो मुश्किल से लगभग 2 महीने हैं आपके पास। तो 2 महीने आप बिल्कुल जोर लगा दो अपना। आज से ही समझो कि आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और पूरा मन से करना है, लगन से करना है। और इसके लिए आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए जीके सेक्शन में सपोर्ट आपका बनाने के लिए मैं
कल से यानी कि मंडे से एक 10 डे श्योर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जीके जीएस का पोर्शन का एक एज इट इज़ मॉडल हम लोगों ने बनवाया है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ये 10 सीरीज का 10 सेट का अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो समझो हूबहू प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सेट किया गया है और पूरा 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन जहाँ से जितना वेटेज बन सकता है उसी हिसाब से लिया गया है। कल मैंने पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पर, आप लोग जा करके देखिएगा। और ख़ास बात कि आप लोग उसको डाउनलोड करके रख भी लीजिए, उसी हिसाब से आप अपनी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि वो सिलेबस है और वही ऑफिशियल सिलेबस है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से मैं आपको तैयारी तो करवाऊँगा ही। तो हूबहू प्रश्न तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे उसमें क्या होता है, जो भी टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड भी मैं चीज़ों को बताऊँगा आपको, जिससे आसपास से बनने वाले भी क्वेश्चन आपके कवर होते चलेंगे। तो 10 सेट अगर आप सॉल्व कर लिए, समझो कि मज़ा आ जाएगा आपको। जीके जीएस सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारतीय जूट निगम ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जूट निगम ने अभी हाल ही में एक पाट मित्रों नाम से ऐप लॉन्च किया है। पाट मित्रों ऐप ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देखो आर्टिकल है आपके सामने, नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम NJDP, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर यह ऐप लॉन्च किया जा रहा है और नाम तो यहाँ नहीं दिया गया है। 21 दिसंबर को ये नई दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया है। ये है पाट मित्रों। तो पाट मित्रों जो ऐप है, पाट मित्रों, ये लॉन्च किया गया है। कपड़ा मंत्रालय के सचिव रचना शाह यहाँ पर मौजूद थी और उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए, जूट की अगर खेती के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत जो है ये दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक आता है जूट के उत्पादन में। तो जूट के उत्पादन की में या कहीं खेती में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ये पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री की अगर बात करें तो पीयूष गोयल जी हैं इसके मंत्री। पिछले दिनों में और कौन कौन से ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए उनको देखते हैं। जैसे अभी ग्राम मंच GIS ऐप लॉन्च किया था पंचायती राज मंत्रालय ने। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। होली अयोध्या ऐप योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इन्होंने लॉन्च किया था। अपार ID कार्ड यानी कि 1 स्टूडेंट 1 ID कार्ड जिसे कहते हैं, इसको शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। सरपंच संवाद ऐप असम के गवर्नर ने लॉन्च किया। समुद्र ऐप इनक्वाइस ने लॉन्च किया। फ्लड वॉच भारत सरकार ने लॉन्च किया। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया। इसके अलावा मैंने आपको कल यही भी बताया था NHAI का ERS ऐप भी आया हुआ है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐप। मृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। मोबाइल दोस्त जम्मू कश्मीर। रिपोर्ट फिश डिसीज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला या कहें पशुपालन मंत्री जो हैं उन्होंने लॉन्च किया। अगला, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होती हैं ना, विमेंस की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स जो होती हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, आजकल देख रहे हो ना सरकार इसको खूब बढ़ावा दे रही है। तो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के द्वारा जो बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको अच्छी मार्केट मिलने के लिए उनके प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाएगा जियो मार्ट में। तो जियो मार्ट में जब लिस्ट किया जाएगा तो क्योंकि जियो मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। तो जब उनको अच्छा मार्केट मिल पाएगा तो उनके प्रोडक्ट की सेल हो पाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स प्रोग्राम बहुत ही प्रचलित है पूरे इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा सरकार इसको प्रमोट भी कर रही है। आपने देखा अभी जो एक ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई, नमो ड्रोन दीदी योजना, उसके तहत ड्रोन का भी निर्माण करेंगी, है ना। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की महिलाएं, इनको लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, तो जिससे जो महिलाएं हैं उनकी अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके। और जियो मार्ट पर इनका प्रोडक्ट अभी इसके तहत लिस्ट होगा। अभी ग्रामीण मंत्रालय ने समझौता कर लिया है इनके साथ। जियो मार्ट आप जानते हो रिलायंस की ही एक समझ लो सब्सिडरी है। स्थापना 2019 में हुई थी। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और CEO संदीप वारांगती हैं। अभी कुछ दिन पहले नियुक्त किए गए थे, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। संदीप वारांगती इसके CEO हैं। आगे, क्रिसमस डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत देखो 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कल कुछ लोगों का कूपन कोड काम नहीं कर रहा था, तो जिनका नहीं काम कर रहा था वो आज ट्राई करें। हो जाता है कभी कभी सर्वर डाउन या फिर कुछ इशू आ जाते हैं, लोड बढ़ जाता है। तो आपको कूपन कोड में डालना है सेंटा 60।
इसके बाद आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे सभी प्रकार के वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स वगैरह पर। तो सेंटा 60 कूपन कोड का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए हमारे डिस्काउंट ऑफर्स का फ़ायदा उठाने के लिए। यूपीपी का भी बैच है, एसएससी जीडी का भी बैच है, इसके अलावा जीएस सफलता बैच जिनको लेना है उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, मतलब ले डालो। 799 का है, बाकी सब में तो 100-200 रुपये का फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन ये तो समझो 1999 का बैच सीधे सीधे आपका 799 में आ जा रहा है, तो इसमें तो भारी छूट आपको देखने को मिल रही, तो इसको तो आप ले डालो। बाकी वैसे कोर्स हमारे जितना ज़्यादा महंगे होते नहीं है, 599 के आसपास में रखता हूँ, लेकिन जीएस सफलता बैच जो है ये 2000 का है, तो ये 799 में आया है, तो इसको तो ले ही डालो, है ना। जीएस सफलता बैच में आपको पता होगा कि हर एक चीज़ें हैं उसमें, कंप्लीट चीज़ें, मतलब हर एक सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, ई बुक्स भी दी जाती है 15 महीनों तक वगैरह वगैरह। आप जाकर के डेमो भी ले सकते हो। MZT ऐप पर ही डेमो अवेलेबल है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है आपको, MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसके अलावा किताबें जो है ये अपनी चल ही रही हैं और ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है आप लोगों का, फीडबैक भी देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अमेज़न पर जा करके MZT बुक्स सर्च कीजिएगा, आपको ये ब्रह्मास्त्र 2023 का दिखा मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग ना 2022 वाली ऑर्डर कर दे रहे हैं और जब उनके पास पहुंच रही है तो फिर वो रिटर्न लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि उस पर रिस्पॉन्स में लिख रहे हैं कि सर गलती से 2022 का हो गया। तो ऐसा ना करो, 2023 देख करके ऑर्डर करो, ठीक है ना। 2022 वाली जो थी वो ब्लू कलर में थी पूरा, ये वाला यहाँ पर देखो वाइट बैकग्राउंड में करके है, तो यही थंबनेल देख करके आप वहाँ पर ऑर्डर कीजिए और अमेज़न से ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपके घर तक 2 से 3 दिनों में बेस्ड अपॉन योर एरिया पहुँच जाएगा। आगे, हाल ही में MSME मंत्रालय ने निम्न में से किस उप योजना का अनावरण किया हुआ है? तो अभी MSME मंत्रालय के द्वारा 3 उप योजनाओं का अनावरण किया गया या कहे लॉन्च किया गया। कौन कौन सी? MSME गिफ्ट योजना, ठीक है ना, उपहार नहीं रहेगा यहाँ पर, गिफ्ट रहेगा, एक्चुअली में ऐसा था। इसके अलावा MSME स्पाइस योजना, फिर ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSME योजना। तो ये तीनों जो है अभी लॉन्च की गई, तीनों ये उप योजनाएँ हैं MSME मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई। देखो, लॉन्च ऑफ सब स्कीम्स एंड नेशनल MSME काउंसिल मीटिंग में, तो ये लॉन्च किया गया है। अब एक एक करके जानो। देखो, 3 रैंप उप योजनाएँ लॉन्च की गई हैं MSME मंत्रालय के द्वारा। ये तीनों कौन कौन सी, इसको ध्यान से देखो। MSME जो गिफ्ट योजना है, इसमें गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इसका अर्थ समझो या कहें अर्थ से ही उद्देश्य निकल जाएगा। इसका अर्थ ये है ग्रीन इन्वेस्टमेंट किया जाए। ग्रीन इन्वेस्टमेंट मतलब कि हरित निवेश, जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करा जाए, या ऐसे कोई स्टार्टअप जो ग्रीन एनर्जी से चलते हों, जैसे कोई अपना ई-व्हीकल बनाने का स्टार्टअप डाल दिया है ना, कोई इस प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या ग्रीन एनर्जी वाली चीज़ें को स्टार्टअप डालता है, वो MSME चलाता है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग की जाए, ये इस योजना का तहत होगा, या कहीं उसको बढ़ावा दिया जाए। MSME स्पाइस योजना, अब इसमें स्पाइस का भी मतलब होता है, क्या मतलब है? स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। तो स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी के तहत MSME को भी बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब इसके प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर आएँ और इसमें भी पैसा लगा सकें। ऑनलाइन विवाद समाधान पर MSME योजना, इनसे जुड़े जो भी विवाद हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, कोई जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी लागू किया जाए। तो ये 3 उप योजनाएं लागू की गई, किसके द्वारा? MSME मंत्रालय के द्वारा। MSME मंत्री कौन है? श्री नारायण तातू राणे जी। अगला, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो श्रीलंका में बागले साहब को अब हटाया गया है, गोपाल बागले की जगह पर आ गए हैं संतोष झा। कौन आ गए हैं? संतोष झा। गोपाल बागले की जगह पर आए हैं, गोपाल बागले अब गए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ये हैं संतोष झा और इनको अब श्रीलंका में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अब देखो यहाँ पर उच्चायुक्त आ रहा है, हाई कमिश्नर आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का हिस्सा है और इस पर भी कभी न कभी ब्रिटेन का शासन था। जिन जिन कंट्रीज़ में ब्रिटेन का शासन रहा है कभी न कभी, या फिर वो वर्तमान में कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, तो वहाँ पर उच्चायोग नियुक्त किया जा उच्चायोग बनता है और उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो देश होते हैं वहाँ पर एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, और वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर गोपाल बागले थे अभी तक उच्चायुक्त,
अब वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ भी हाई कमिश्नर ही रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पर भी तो ब्रिटेन का कब्जा था। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पर अभी तक वहाँ की रानी की फोटो चलती थी, जब तक रानी जिंदा थी, एलिजाबेथ द्वितीय, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये भारत के अब उच्चायुक्त होंगे गोपाल बागले, ये भी एक नियुक्ति, और एक नियुक्ति ये संतोष झा श्रीलंका में होंगे। ठीक है जी। संतोष झा इससे पहले यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। अब कुछ और जो हैं इनको देख लेते हैं जो पिछले दिनों में चर्चे में रहे थे, जहाँ पर भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। रॉबर्ट सेठ किटांग को मोजाम्बिक गणराज्य में नियुक्त किया गया है। सौरभ कुमार को बेल्जियम में भेजा गया है। मृदुल कुमार लिंक टेस्टिन में है। सुमित सेठ निकारागुआ के राजदूत है, और बिदु सकपाल जो हैं बोलीविया में है। इरशाद अहमद सीरिया में भारत के राजदूत हैं। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया है। नामांग्या खम्प्या को सोमालिया की जिम्मेदारी दी गई है। संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया के हैं, और तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। आगे, हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या जिसे हम लोग कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है। ये है T2 टर्मिनल उसका, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, इसी वजह से इन्हीं के नाम पर वहाँ के एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोले तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 2 है उसको यूनेस्को ने सम्मानित किया है, और इस प्रकार से सम्मान, मतलब कि सबसे यूनेस्को द्वारा किसी हवाई अड्डे के टर्मिनल को सबसे खूबसूरत होने का दर्जा दिया जाना, इस प्रकार का आज तक किसी भारतीय हवाई अड्डे को नहीं मिला था। तो ये एकमात्र ऐसा भारतीय हवाई अड्डा बन चुका है जिसको ऐसा अवार्ड मिला हुआ है, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है जी। आगे, किस राज्य में 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी देखी गई? तो 42 वर्षों तक लापता रही थी ये गिलहरी, और वो अभी देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा अभ्यारण्य में पाई जाती थी, और ये वहाँ पर फेमस भी थी। नामदफा उड़ने वाली गिलहरी, उड़न गिलहरी के नाम से जाना जाता था। ये एक बहुत ही, समझो कि विलुप्त प्रजाति तो था ही, विलुप्त घोषित किया ही गया था। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि मतलब ये गिलहरी जो है ये उड़ती नहीं है एक्चुअली में, इसकी जो जंप होती है वो बहुत ज़्यादा दूर तक रहती है, तो ऐसे कहते हैं कि उड़ने वाली गिलहरी। जैसे होता नहीं है, कुछ छोटे सांप भी होते हैं, वो भी काफ़ी लंबी जंप लगाते हैं, तो फिर उन्हें कहा जाता है कि उड़ने वाला सांप है। ऐसे ही ये भी था, ये भी गिलहरी जो है काफ़ी लंबा जंप मारती है काफ़ी दूर तक, इसीलिए इसे उड़न गिलहरी कहा जाता था। तो नामदफा अभ्यारण्य में ये ज़्यादा पाई जाती थी, और अभी भी नामदफा अभ्यारण्य में देखी गई है, तो इसलिए इसे कहा जा रहा है कि 42 वर्षों तक लापता रहने के बाद अभी फिर से देखी गई है। तो नामदफा उड़न गिलहरी इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है इसका बिस्मोयोप्टेरस बिस्वासी। इसको IUCN द्वारा गंभीर रूप से विलुप्त प्राय श्रेणी में घोषित किया जा चुका था। अब अरुणाचल प्रदेश आया है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लो। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ की राजधानी ईटानगर। पेमा खांडू बीजेपी से CM है। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, और पक्के टाइगर रिजर्व है। ये पक्के और नामदफा बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा बुइया छालो यहाँ के लोक नृत्य हैं। अच्छा, इसके अगर पासेस की बात करें, दर्रे की बात करें, तो यहाँ पर तो छिपा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ। बोमडिला, यांगयाप और दिफू, ये 3 दर्रे हैं प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, है ना। ये अपना बॉर्डर असम से लगाता है और इधर लगाता है नागालैंड से। जिलों की संख्या 25 है। 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। इसका पुराना नाम नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी करके। फिर बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर बाद में इसको शामिल कर लिया गया एज ए स्टेट। लास्ट क्वेश्चन आज का, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर V मोहिनी का निधन हो गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर V मोहिनी जी का निधन हो गया है। ये पद्म भूषण से सम्मानित थी। पद्म भूषण से इनको 2007 में सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो ये थी डॉक्टर V मोहिनी जी, इनका अभी निधन हो गया है, और 2007 में ये पद्म भूषण सम्मानित थी। 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी ये। इसके अलावा ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर VV गिरी की बहू हैं, ठीक है ना, इनकी बहू भी रह चुकी हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर VV गिरी, आप जानते ही होंगे। 1972 में ये वार विंडोज एसोसिएशन की स्थापना की थी। साथ ही साथ
गिल्ड ऑफ सर्विस की ये प्रमुख भी रह चुकी हैं, जो नई दिल्ली में एक संगठन है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख डिटेल्स थे राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष वी मोहिनी गिरी के बारे में। तो आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। बुक्स अगर आपने नहीं ऑर्डर की हैं तो इसको जरूर ऑर्डर कीजिए, और हाँ, डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठाइए। सेंटा 60 कूपन कोड आपको यूज़ करना है, जिससे आपको 60% का डिस्काउंट मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। टेलीग्राम पर ही PDF भेजी जाएगी लाइव क्लासेज जो UPP के लिए स्टार्ट की जा रही है। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो कल मैंने पूछा था आपसे, निमोनिया वायरल या फंगल संक्रमण के कारण शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो लंग को ज़्यादा प्रभावित करता है। 2023 में साहित्य अकादमी में कुल कितनी भाषाओं के लिए मिला है पुरस्कार? 24 के लिए। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है किस राज्य के चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस को यूनेस्को के अवार्ड ऑफ मेरिट दिए गए हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का मस्कट क्या है? 2024 वाला तमिलनाडु में खेला जाना है ना, इसका मस्कट क्या है ये आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और व्हाट्सएप चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।